साथियों, मुंबई से अहमदाबाद की बुलेट ट्रेन परियोजना में आज एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव हुआ है। आप सब जानते हैं कि मुंबई से ठाणे के बीच में जो क्रीक है, उसके नीचे से, समुद्र के नीचे से एक टनल का निर्माण किया जा रहा है। समुद्र के नीचे से एक टनल का निर्माण किया जा रहा है। इसमें जो एक महत्वपूर्ण सेक्शन है 4.8 किलोमीटर का, उसका आज टनल में ब्रेक थ्रू हुआ है। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। ये इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है। अहमदाबाद मुंबई के इस इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट का कल जापान की टीम आई थी, उनके वाइस मिनिस्टर आए थे। उन्होंने पूरा रिव्यू किया और बहुत ही खुशी जाहिर की। जो बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है कंस्ट्रक्शन में, उसको सबने सराहा और काम की क्वालिटी के बारे में भी। अब करीब करीब मुंबई अहमदाबाद प्रोजेक्ट में 320 किलोमीटर का वायाडक्ट, यानी जो ब्रिज वाला पोर्शन है, 320 किलोमीटर का ब्रिज का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। स्टेशन, सारे स्टेशंस में बहुत अच्छा काम चल रहा है। नदियों पे जो पुल बन रहे हैं वो भी बहुत तेज़ी से कंप्लीट हो रहे हैं। साबरमती में जो टर्मिनल है वो करीब करीब कंप्लीट हो गया है। और जो महाराष्ट्र में जब तक ठाकरे जी की सरकार थी परमिशन दिया नहीं था, उसके कारण जो पूरे प्रोजेक्ट में देरी हुई, वो देरी को भी मेकअप करने में लगे हुए हैं, कैसे जल्दी से जल्दी काम कंप्लीट करें। ओवरऑल साथियों, इस प्रोजेक्ट के बनने से मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, उससे मुंबई से अहमदाबाद की यात्रा हम सब के लिए कंफर्टेबल 2 घंटे 7 मिनट की यात्रा हो जाएगी। 2 घंटे 7 मिनट में मुंबई में आराम से बैठो, अहमदाबाद में उतरो, अहमदाबाद से बैठो, मुंबई में उतरो। और रास्ते में बड़े बड़े शहर हैं, ठाणे, वापी, सूरत, बड़ौदा, आणंद, ये सब बड़े बड़े शहर हैं। तो इन सारे के सारे शहरों की इकोनॉमी एक हो जाएगी और उसका एक बड़ा मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होगा। जैसा आपने दुनिया के कई देशों में देखा है, जापान का अगर एग्जाम्पल लें, टोक्यो से लेके ओसाका, उसके बीच में बड़े शहर आते हैं, नागोया, कोबे, क्योटो। ये सब की सब इकोनॉमी एक हो जाती है, मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इसका। 1+1 2 नहीं, 1+1 11 हो जाता है इससे। तो सारे के सारे इस क्षेत्र को बहुत बेनिफिट होगा। इस पूरे रीजन की इकोनॉमी में बड़ा एक अच्छा प्रभाव आएगा, एक मल्टीप्लायर इम्पैक्ट आएगा। ट्रेन की सर्विसेज इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि पीक आवर्स में, सुबह और शाम का जो पीक आवर रहेगा, उसमें हर आधे घंटे में ट्रेन चलेगी। पीक आवर्स में शुरू में हर आधे घंटे में ट्रेन चलेगी। बाद में जब पूरा नेटवर्क स्टेबल हो जाएगा, तब हर 10 मिनट में पीक आवर में सर्विस मिलेगी। यानी मुंबई से अहमदाबाद जाना है तो आपको पहले से कोई टिकट रिजर्व कराना वाला सिस्टम सब निकल जाएगा। बिल्कुल स्टेशन पे आओ, 10 मिनट में गाड़ी पकड़ो और पहुंच जाओ 2 घंटे में अपने डेस्टिनेशन पे। ये पूरी सर्विस का एक नया तरीका निकलेगा और कंप्लीट जो इस पूरे प्रोजेक्ट की टेक्नोलॉजी है, वो हमारी टीम्स ने बहुत अच्छे से इसका एक आत्मनिर्भर भारत का भी अच्छा एग्जाम्पल बना है। इस प्रोजेक्ट में लगी हुई कई टेक्नोलॉजीज ऐसी है जो भारत में डेवलप हुई है। और अच्छी बात तो ये भी है, कई मशीनें, कई कंपोनेंट्स ऑलरेडी एक्सपोर्ट होने लग गए। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए माइलस्टोन है। और
जो बीकेसी में स्टेशन है वो भी आपने देखा, -10 माला की बिल्डिंग हो जैसा ज़मीन के नीचे और 30 माला की बिल्डिंग ज़मीन के ऊपर, इस तरह का स्टेशन है। उसका भी काम बहुत अच्छा चल रहा है। ओवरऑल जो सबकी अपेक्षा है इस प्रोजेक्ट से, वो एक अच्छा, ये बहुत बड़ा एक संकल्प पूरा दिखने लगा है। एक टीवीएम मशीन पूरा हो जाएगा। अपडेट ऑन टीवीएम मशीन सर? हाँ, वो भी स्टार्ट हो गई वहाँ से। मैं एक एक करके क्वेश्चंस लेता हूँ, साधारणतः हा प्रकल्प कधी सब तरफ से करने के बजाय एक तरफ से चालू करें। अच्छा, अपडेट ऑन टीवीएम मशीन? टीवीएम डिस्पैच हो चुकी है, कब तक हम उम्मीद करते हैं? कधीपर्यंत आने वाली है। कधीपर्यंत ही ट्रेन सर्वसामान्यांसाठी येईल? काम कधीपर्यंत पूर्ण पहला होईल? सेक्शन 2027 में स्टार्ट हो जाएगा और फिर 2028 में ठाणे तक पहुंच जाएंगे और 2029 में बीकेसी तक पहुंच जाएंगे। सर, कई बार कहा जाता है ऐसे महंगे प्रोजेक्ट्स में लोगों के जेब पर भी असर पड़ेगा, क्या ये ये मिडिल क्लास की सवारी होगी, बुलेट ट्रेन मिडिल क्लास की सवारी होगी। थोड़ा एक्सप्लेन कर सकें किस तरह से? बहुत रीज़नेबल फेयर होगा इसका, बहुत ही रीज़नेबल फेयर होगा। अभी मैंने सुबह गूगल मैप पे देखा था मुंबई से अहमदाबाद का कितना टाइम लगता है। आज का गूगल मैप दिखाता है 9 घंटे, तो उसके बजाय 2 घंटे में पहुंचोगे मुंबई से अहमदाबाद। तो बहुत बड़ा एक लाइफ में चेंज आएगा और जो इसका फेयर स्ट्रक्चर रहेगा वो मिडिल क्लास का फेयर स्ट्रक्चर रहेगा। शिंकानसेन ट्रेन का क्या स्टेटस है? बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, उसमें भी कल रिव्यू हुआ था, उसका भी कल रिव्यू हुआ था। जापान की पूरी टीम आई थी, तो उसका भी बहुत अच्छा स्टेटस। पहिला ट्रेन आ सकता है? मैंने आपको बताया 27 में आपको पहला सेक्शन में सवारी कराएंगे, 28 में ठाणे तक लाएंगे, 29 में बीकेसी तक लाएंगे। पहिला सेक्शन जो चालू होगा 2000 सूरत से बिलीमोरा, सूरत से बिलीमोरा पहला सेक्शन होगा। उसके बाद में जैसा आपने जो भी ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट होता है, आपने देखा होगा कि एक सेक्शन होता है, फिर दूसरा और जुड़ता है, फिर तीसरा जुड़ता है, ऐसे कंप्लीट पूरा सेक्शन चलता जाएगा। सर, तुम्ही पहिल्या याच्यामध्ये सांगितलं की ठाकरेच्या सरकारमध्ये परवानग्या मिळाल्या नव्हत्या, त्यामुळे किती फटका पडलेला आहे, किती करीब cost 2.5 साल का लॉस हुआ। और कितना कॉस्ट का भी लॉस हुआ, पर मैं 2.5 साल का टाइम लॉस। अभी देखो यंग जनरेशन आज की एक्सपेक्टेशन रहती है जल्दी से जल्दी काम हो, और कोई भी प्रोजेक्ट जितना जल्दी कंप्लीट होता है उसका बेनिफिट आम जन को, साधारण नागरिकों को मिलने लगता है। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना बढ़ गया है सर? प्रोजेक्ट कॉस्ट अभी 1.08 करोड़ लाख करोड़ से अभी कितना एस्टिमेट हुआ है? एस्टिमेट हुआ होगा? अभी उसका एस्टिमेशन चल रहा है जापान के साथ मिलकर। हाँ, और इधर ये जो बीकेसी से लेके ठाणे तक का जो टनल वाला सेक्शन है अंडरग्राउंड वाला, इस सेक्शन के कंप्लीट होने 29 तो पालघर में लैंड एक्विजिशन की बहुत सारी कंप्लीट हो गया, वो भी सॉल्व। सर, मुंबई के लिए 235 एसी लोग पहले बुलेट का सारे प्रोजेक्ट क्वेश्चन ले लो, सर, आपने फिर बाद में कहा मैं आ जाऊंगा ये लोकल। 2.5 साल का डिले हुआ जस्ट बिकॉज ठाकरे की सरकार के वक्त संबंधित अनुमति नहीं मिल पाई थी, उससे कितना कॉस्ट मैं आपको बताऊंगा ना, एस्टिमेट आएगा तो। हाँ, सर, समुद्र के इधर आ अंदर जाओ, इधर से एक सेकंड, इधर से और कोई क्वेश्चन? ओके, इधर आ जाओ। समुद्र के अंदर कितना किलोमीटर का है? 21 किलोमीटर का टोटल है, और उसमें से आज 4.8 किलोमीटर कंप्लीट हुआ, जो अभी ओपन हुआ, कंप्लीट नहीं है, ओपन हुआ है। इसको कहते हैं ब्रेक थ्रू। तो ब्रेक थ्रू में क्या होता है, टनल जब बनती है, टनल के अंदर दोनों साइड से काम चालू करते हैं या किसी भी एक साइड से काम चालू करते हैं, तो उसका जो दूसरा ओपन वाला एंड आता है ना, वो वाला लास्ट मेम्ब्रेन, उसको जब ब्रेक थ्रू करते हैं तो उसको ब्रेक थ्रू बोलते हैं। वो आज हुआ है। कितना किलोमीटर डीप है? कितना मीटर डीप आएगा? 18 मीटर फ्रॉम बेड सी बेड। समुद्र के तल से 18 मीटर नीचे, समुद्र का जो तल है उससे 18 मीटर का मतलब कितने फुट हो गया? 54 से 60, करीब 60 फुट नीचे समुद्र के तल, उसके नीचे फिर टनल। सर, भारत के लिए नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमने भी इससे बहुत कुछ सीखा। जैसा कि आपने बोला कि हम कुछ टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो कौन सी टेक्नोलॉजी है, किस देश में इंटरेस्ट है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। आपका प्रश्न ये है कि भारत ने इस नई टेक्नोलॉजी से क्या सीखा और उससे क्या एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। बहुत अच्छा प्रश्न है। आपने देखा होगा वीडियो में, या अगर फिजिकली जाके देखेंगे आप, एक नया टेक्नोलॉजी इसमें उपयोग किया गया। 40 मीटर 1110 टन 1110 टन का
सिंगल गर्डर, मतलब जो ब्रिज के ऊपर लगता है ना, ये ब्रिज का मान लो, एक और देना मुझे। मान लो ये दोनों आपके ब्रिज के पिलर्स हैं। इस ब्रिज के पिलर के ऊपर ये ब्रिज बनता है, बराबर है? बराबर है ना? तो ये आप देखो, जब ऐसे बनता है, इस वाले ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं गर्डर, इसको कहते हैं पिलर। तो इन पिलर के ऊपर जब ये गर्डर लगता है तो इस गर्डर में कई तरह की टेक्नोलॉजी होती है। एक टेक्नोलॉजी आपने देखा होगा जो मेट्रो में उपयोग में लेते हैं, एक एक इसका सेगमेंट बना के फिर उसको जोड़ते हैं, बराबर है? इसमें 40 मीटर का यानी 120 फुट का सिंगल गर्डर, पूरा का पूरा गर्डर एक साथ, और वो 1110 टन का गर्डर है। उसको कैसे बनाते हैं? ऐसे लगाए रखो आप इसको कि भाई गर्डर लेके आए बना के फैक्ट्री से, फिर उसको उठा के यहाँ रखा जहाँ पर ऑलरेडी पुल बना हुआ है उसके ऊपर। फिर बाद में एक करीब 400 पहिए की एक गाड़ी है, उस 400 पहिए की गाड़ी से ऐसे इसको लेके आते हैं और फिर बाद में इसके ऊपर इसको लॉन्च करते हैं, यानी इसके ऊपर आगे वाले सेक्शन के ऊपर बैठाते हैं इसको, बराबर है? तो ये जो सिस्टम बना है, इसके अंदर जितनी टेक्नोलॉजी, जितना क्रेन, जितना सिस्टम बना है, वो एक्सपोर्ट होने लगा। सिग्नलिंग में कंफ्यूजन था सर, सिग्नलिंग को लेकर के कि अपने कौन से जापानीज सिग्नलिंग के साथ आगे जा रहे हैं? देखो, अपने को प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में बहुत स्पष्ट तौर पे लिखा है कि और कई नए कॉरिडोर बनेंगे। हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है ये पश्चिमी भारत का पहला कॉरिडोर है। इसके बाद में 3 कॉरिडोर लेंगे जो कि उत्तरी भारत, पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत में लगाएंगे। हम 3 और कॉरिडोर लेंगे, ऐसा हमारे मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी का जाहिर जो मैनिफेस्टो है उसमें क्लियर लिखा हुआ है, बराबर है? तो उसको उसके हिसाब से हमको देश के हिसाब से अपना बहुत सारी चीज़ें डेवलप करनी पड़ेगी। आगे आने वाले समय में 5000 किलोमीटर या 7000 किलोमीटर या 22000 किलोमीटर देश की जैसे जैसे विकसित भारत की तरफ बढ़ेंगे, कई बड़े नेटवर्क में परिवर्तित होगा। तो उसमें हमें भारत का अपना सिग्नलिंग सिस्टम होना चाहिए, भारत का अपना ट्रेन सेट होना चाहिए, भारत का अपना कंस्ट्रक्शन का टेक्नोलॉजी होना चाहिए। ये सब अपना आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी का निर्माण, ये हमारा क्लियर संकल्प है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा है कि हमें हर क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भर होना है और स्वदेशी का उपयोग करना है। तो मेट्रो, बुलेट, रेलवे, इन सब में भी आत्मनिर्भर होना ही होना है। तो उस आधार पे देश काम कर रहा है, अभी इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। जब जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा मैं आप सबके सामने रखूँगा। प्रोजेक्ट के पूरे होने के बाद ही बाकी चीज पर काम शुरू होगा या उन पर? अब अच्छा लेवल का एक टेक्नोलॉजी की समझ जो चाहिए होती है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। मैं अगर उदाहरण दूँ आपको, जब हम गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं मान लो, बराबर, कोई जब हम 70-80 की स्पीड पे पहुंचते हैं तब तक ठीक है। जैसे ही 70-80 से ऊपर जाते हैं उसका वाइब्रेशन बहुत बढ़ जाता है। ये गाड़ी चलेगी 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, 320 उसकी एवरेज स्पीड रहेगी, 350 मैक्सिमम स्पीड रहेगी। तो आप सोचो, जो 80-90 पे इतना हाई वाइब्रेशन होता है, तो 300 की स्पीड पे जब गाड़ी चलेगी तो उसमें कितना डिफ़िकल्ट होता है उसको मैनेज करना। उसके वाइब्रेशन, उसका विंड स्पीड, उसके डायनामिक्स, एर्गोनॉमिक, एरोडायनामिक स्ट्रक्चर, वो सब चीज़ों का सीखने का, एक डिज़ाइन करने का और उसको अपने जो नॉलेज लेवल को बढ़ाने का एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस अभी देश में अच्छा हो गया है। जो अपने सभी साथ में इंजीनियर्स हैं, सब के सब इंजीनियर्स ने बहुत अच्छी इसमें लर्निंग हुई है। तो अब देश में कॉन्फिडेंस है कि अगले प्रोजेक्ट आने वाले समय में स्टार्ट कर सकते हैं। वो एक परिस्थिति आ गई है। जैसे पहला मेट्रो था, पहला मेट्रो को सीखने में करीब 15 साल लगे, बराबर है? उसके बाद में तो मेट्रो बनाना भी बहुत आसान हो गया ना। तो वैसा ही इसमें होता है। इसके लिए बहुत डिटेल सर्वे IIT के साथ मिलके किया है और उसमें टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग किया है। इंस्ट्रूमेंटेशन,
कई ऐसे सेंसर्स लगा के जिससे कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी घर में कोई दिक्कत ना हो, और उसके लिए ऑलरेडी टीम ने 78 घरों का सर्वे भी किया है और एक नया प्रोसेस भी बनाया है कि जो इसका बुलेट का अलाइनमेंट है उसके 30 मीटर के कॉरिडोर में कई प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। मैंने आज टीम को निर्देश दिया है कि उसमें क्या प्रिकॉशन लेने हैं, उसका एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट बनाओ जिससे कि आम नागरिक को घर बनाने के टाइम में क्लियर नॉलेज हो और कोई उसको असुविधा भविष्य में ना आए। तो एक क्लियर डॉक्यूमेंट बना के आगामी 2 महीने के अंदर अंदर महाराष्ट्र और गुजरात सरकार से उसका अप्रूवल कराएंगे। अप्रूवल कराने के बाद में उसको जाहिर करेंगे। ना 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 ये बुलेट ट्रेन अलग प्लेटफॉर्म है, वंदे भारत अलग प्लेटफॉर्म है। मतलब प्रोडक्ट का जो प्लेटफॉर्म होता है वो, जैसे आप गाड़ी में अगर बात करो तो एसयूवी अलग होती है, सेडान अलग होती है, राइट, ट्रक अलग होता है, ट्रैक्टर अलग होता है, वो सब चीज़ें अलग अलग प्लेटफॉर्म होता है। वंदे भारत और बुलेट दोनों अलग अलग है। जो लोको पायलट्स होंगे उनका सिलेक्शन कैसे, उनका ट्रेनिंग कहाँ है? उनकी ट्रेनिंग बहुत मेटिकुलस होगी लोको पायलट्स की। ये एकदम अलग लेवल का ऑपरेशन होता है। इसकी ट्रेनिंग, इसके मैकेनिज्म और ट्रेनिंग भी बड़ी लंबी और प्रॉपर सिमुलेटर्स के ऊपर होगी। क्या जापान में होगी या जापान में हो रही है, ऑलरेडी हो रही है। जापान में मेंटेनेंस की ट्रेनिंग हो रही है, लोको पायलट के ऑपरेशन की ट्रेनिंग हो रही है, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर को चलाने की सब चीज़ों की ट्रेनिंग हो रही है। सर, ये मुंबई अहमदाबाद शुरू हो रहा है, काम चालू है, लेकिन पूना के लिए भी बहुत सारी डिमांड थी क्योंकि पूना डिमांड डिस्टेंस बहुत होता है। मैंने आपको समझाया जैसे कि देश में जब बहुत नई तरह की टेक्नोलॉजी आती है उसको कैसे एब्जॉर्ब करना होता है, सीखना होता है ना, तो अभी वो प्रोसेस चल रहा है। मोदी सरकार ने जीएसटी को रैशनलाइज किया, क्या इस प्रोजेक्ट को उसका असर दिखेगा? मैं आप सबको बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी में ऐतिहासिक छूट दी है जिससे कि हम सब के जन जन के जीवन में एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। आप याद करो 2014 से पहले टैक्स का इंसिडेंस बहुत हाई था, जीएसटी आने से उसमें बहुत सुधार आया और अब इस रिफॉर्म से और भी बड़ा सुधार आएगा और इसका हर सेक्टर में प्रभाव मिलेगा, चाहे किसानों के जीवन में, चाहे छात्रों के जीवन में, चाहे गृहिणियों के जीवन में, चाहे प्रोजेक्ट हो बड़ा जैसा बुलेट प्रोजेक्ट है, उसमें हर चीज़ में उसका प्रभाव पड़ेगा। सर, मुंबई और अहमदाबाद के बीच में कई पुराने स्टेशन रहते हैं, अगर वहाँ से ये गाड़ी गुजरती है बुलेट ट्रेन तो बाबरेट को इसका स्टेशन कुछ फर्क पड़ेगा? देखो क्या होता है कि आप जैसे रोड बनाते हो तो रोड में आप कैसे भी घुमा के बना सकते हो, बराबर है। सड़क में कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब ट्रेन बनाते हो तो आपको काफ़ी सीधा बनाना पड़ता है और जब बुलेट ट्रेन बनाते हो तो बिल्कुल सीधी लाइन लेनी पड़ती है। आप बिल्कुल भी 1 डिग्री भी इधर से उधर नहीं हो सकते। तो वो चीज़ को डिज़ाइन में ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि 350 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है तो वो कर्व्स पे नहीं जा सकती है, उसको सीधा ही जाना पड़ता है। E10 का बहुत क्लियर भारत सरकार और जापान की सरकार के बीच में एग्रीमेंट है कि E10 जो कि वर्ल्ड की लेटेस्ट ट्रेन है वो भारत में आएगी। सर, मुंबई के रिगार्डिंग अब आता हूँ ना, एक सेकंड। बुलेट के सारे कंप्लीट हुए, अब आता हूँ मैं मुंबई का। साथियों, हमारे मुंबई लोकल में कैपेसिटी बढ़ाना और नए तरह की ट्रेन लाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जो बिना दरवाज़ों वाला सिस्टम है उस सिस्टम से हमारे यात्रियों को जीवन का खतरा है। हर साल ये समस्या हमारे कई जो यात्री, कई नागरिक जो दुनिया भर से, देश भर से मुंबई में जीवन यापन के लिए आते हैं, मुंबई में रहते हैं, मुंबई की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं, उनके जीवन को खतरा न हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी भविष्य में गाड़ियाँ बने, लोकल गाड़ियाँ, वो दरवाजे वाली हो, ऑटोमेटिक डोर क्लोजिंग वाली हो। ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ही जनता के हित में फैसला लेना अति आवश्यक है। इसलिए ये फैसला लिया गया है कि अब जितनी भी गाड़ियाँ मुंबई लोकल के लिए बनाएंगे
उन सब को विद डोर वाली बनाएंगे। इसमें 3 एक्सपेरिमेंट किए हैं। एक एक्सपेरिमेंट जितनी एग्जिस्टिंग गाड़ियां हैं उनके लिए रेट्रोफिट करके दरवाज़ा। दूसरा, जो नॉन एसी गाड़ियां बनेंगी उसमें भी दरवाज़ा होना चाहिए, डोर क्लोजिंग होना चाहिए। और जो एसी गाड़ियां बनेंगी उसमें स्वाभाविक है डोर क्लोजिंग होगा ही होगा। तो अभी आपने देखा है मेट्रो का एक नया मापदंड ऑलरेडी हम सबके सामने है, देश भर में जगह जगह। तो अभी निर्णय लिया गया है कि जो भी नई गाड़ी बनाएंगे उन सब गाड़ियों में दरवाजे होंगे, चाहे वो एसी गाड़ी हो या नॉन एसी गाड़ी। तो हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य है कि हमारे नागरिकों का जीवन बचे, जीवन सुरक्षित रहे, जीवन में कोई इस तरह की रिस्क ना आए दरवाज़ा ना होने के कारण। तो ऑलरेडी अभी 3 एक्सपेरिमेंट करके ऑलरेडी एक अच्छा प्रोटोटाइप बन गया। मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था बाय दिसंबर एग्जिस्टिंग ट्रेन्स के अंदर डोर क्लोजिंग वाला मैकेनिज्म कैसे बने उस पर भी काम चल रहा है, वो भी बाय दिसंबर हो जाएगा। और नई जो गाड़ियां बन रही है वो सारी विद डोर ही बनेगी, दरवाजे के साथ ही बनेगी। 238 नई जनरेशन की ट्रेन्स, 238 नई जनरेशन की ट्रेन जो कि करीब करीब मुंबई लोकल का 60% काम उससे होगा, वो उसका टेंडर ऑलरेडी निकाल दिया है, वो प्रोसेस ऑलरेडी चालू हो गया है। क्या कॉरिडोर में अब मैं आपको उसमें नई गाड़ियों में क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो बताना चाहूँगा। पहला, अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आपने देखा होगा कि जब आप एरोप्लेन में जाते हो थोड़ी देर के बाद में नोज़ ड्राई होने लगता है, आंखें ड्राई होने लगती है, लेकिन वंदे भारत में जाते हो तो कभी भी आंखें ड्राई नहीं होगी। और उसका कारण है वंदे भारत को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि उसके अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट बहुत हाई रहे। तो वैसा ही ध्यान मुंबई लोकल की जो नई गाड़ियां बनेगी उसमें लगेगा, वैसा ही ध्यान दिया जाएगा। बहुत अच्छी क्वालिटी की गाड़ियां बनेगी और आप सबके जीवन में बहुत बड़ा इससे सुधार आएगा।